आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और सीईओ मनीष सोनथालिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद समय देने के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को। सर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2025 का वर्ष आपके लिए 2024 से भी बहुत ही बेहतर साबित हो और आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको भी और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबका साल बहुत मंगलमय अच्छा गुजरे, ऐसी कामना करता हूँ। वो तो आप पे डिपेंड करेगा सर। आप बताओ अगला साल अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। आप बता दो तो पता चल जाएगा मंगल में रहेगा कि नहीं। मतलब अगला साल, मतलब भले ही ज्यादा पैसा ना बने, थोड़ा बहुत तो बन जाएगा। सर, ऐसा लगता है कि पहले तो बाजार थोड़ा गिरेगा। ये क्या है कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर क्या अनाउंस करते हैं बजट में, क्योंकि प्रॉब्लम सबको मालूम है। एक तो कंजम्पशन आपको लिफ्ट करनी है, दूसरी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैवी लिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तीसरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिलनी चाहिए। तो क्या है कि ये जो कोविड और गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम फिस्कल डेफिसिट और कम करेंगे। फिस्कल डेफिसिट कम करने से ग्रोथ पर एक इम्पैक्ट आती है, क्योंकि 4 साल में जो फिस्कल डेफिसिट हमने बढ़ा के रखी थी, उसी के कारण हमें ग्रोथ देखने को मिला है। सो एक काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है। और जब तक अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगा तब तक बाजार में बहुत ज्यादा अपमूव आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये लगता है कि अभी 5-7% और बाजार थोड़ा गिर सकता है। उसके बाद ग्रेजुअली बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा कोई वी शेप रिकवरी होने वाला है नहीं। और मेरे हिसाब से रुपी डेप्रिसिएशन तो गिवन है। सो रुपी डेप्रिसिएशन को एक थीम बनाकर चलना चाहिए। सो उन सेक्टर्स में काफी तेजी देखने को मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस। सो यही है कि सिलेक्टिवली आप देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में तेजी देखने को मिलनी चाहिए, या फिर आपकी बैंकिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज, ये सब सेक्टर्स में थोड़ी सी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। बट आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करेगा 20 जनवरी के बाद, जब यूएसए में एक नया रिजीम आता है और 1 फरवरी को जब हमारा बजट अनाउंस होता है। उसके बाद ही एक क्लियर कट डायरेक्शन देखने को मिलेगा। बट काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी देश के कारण। ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग। शुरुआती कुछ समय बाजार के लिए चैलेंजिंग रह सकता है, घट भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया मौके मिलेंगे। एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनियों पर फोकस रखिए, बैंकिंग शेयरों पर फोकस रखिए, प्लेटफॉर्म रिलेटेड यानी कि जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, न्यू एज कंपनियाँ हैं, जो आपको जोमेटो टाइप की जो प्लेटफॉर्म देने का काम करती है, जहाँ पर जाकर आप अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह की कंपनियों में एक्शन रह सकता है। ये मानना है मनीष जी का। मनीष जी, लेकिन अब एक जो बड़ी चीज़ आपने कहा भी कि सबसे बड़ी जो की ट्रिगर है वो अर्निंग्स की है। आपको क्या लगता है, क्या इस साल के बचे हुए ये 6 महीने, एक तो ये अभी जो रिजल्ट आएंगे मार्च के, क्या इसी में रिवाइवल दिख जाएगा या थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए, कंजम्पशन तो बुरी तरह डाउन है। फेस्टिवल सीजन को अगर आप सीजनली एडजस्टेड करें तो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में तो काफी गिरावट देखने को मिलेगी। और जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे उनमें कैपिटल गुड रिलेटेड जो थीम्स है उनमें थोड़ी सी एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगी। तो मोटा मोटी यही अनुमान है कि फर्स्ट हाफ में जो FY25 के नंबर्स आए हैं उनसे थोड़ी बेटर होनी चाहिए, ताकि 6-7% की पूरे फिस्कल 25 की अर्निंग्स को देखने को हमको मिले। सो यही एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए। और आप ये मानकर चलिए कि अगर हम 6-6.5% की रियल जीडीपी ग्रोथ 2026 में करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11 या 12% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है वो नॉमिनल जीडीपी से थोड़ी कम ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन की तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो अर्निंग्स ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा तभी होगी जब मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो मार्जिन तो पीक हो गए। सो 11-12% अगर अर्निंग्स ग्रोथ है अभी तक, तो यही विजिबिलिटी है। अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट को ज्यादा ही स्पेंड करे और कंजम्पशन मतलब पेशेंट को रिलैक्सेशन दे, कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा आए, वो खर्च करें,
ये सब के कारण ही एक अपलिफ्टमेंट आएगी आपकी अर्निंग्स ग्रोथ में। अदरवाइज तो 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी अभी 2026 की है, और सेकेंड हाफ में हाई सिंगल डिजिट सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को कहाँ पैसा लगाना चाहिए? लार्ज कैप्स में रखें, ज़्यादा सेफ्टी के पर फोकस करें, या मिड स्मॉल कैप शेयर में जहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है कि पैसे ज़्यादा बन जाएंगे? आपकी क्या सलाह होगी? देखिए अनिल जी, आप ये मान के चलिए कि मिड एंड स्मॉल कैप की जो इंडेक्स है, और ये क्या है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा ही ब्रॉड हो चुका है। बट अगर आप एनेक्डोटली देखें तो 2007 में हमारा एक पीक हुआ था, फिर 2013 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ था। उस समय की अगर आप डेटा निकाल के देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप की इंडेक्स की उस समय जो पी मल्टीपल्स थी, आज की डेट में वहां से बहुत ज्यादा पी मल्टीपल्स है। तो आप ये मान के चलिए कि 2007 में जब हम पीक हुए थे तो 29-30 का पी मल्टीपल था। फिर सॉरी 20 या 22 का पी मल्टीपल था। फिर 2017 में हम 29 के पी मल्टीपल थे। आज की डेट में हम 45 के पी मल्टीपल पर है मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। सो ये क्या है कि 1.5 से 2 टाइम डिविएशन अवे फ्रॉम मीन है। तो ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड है। इट इज अ गिवन, एंड देयर इज नो डाउट कि लार्ज कैप्स में मिड एंड स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लार्ज कैप्स में ही है, और मिड एंड स्मॉल कैप चूंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड सेक्टर है, ब्रॉड बेस्ड है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि पूरी ही मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा एलिवेटेड वैल्यूएशन। कई पॉकेट्स में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, बट अगर आप इंडेक्स की बात करें, मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी बहुत ज्यादा एलिवेटेड वैल्यूएशन से है कंपेयर टू योर लार्ज कैप इंडेक्स। कैप स्मॉल कैप थोड़े महंगे हैं ओवरऑल इंडेक्स के लेवल में। और एक सवाल एफआईएस पर भी, कब तक लौटेंगे? सर इनका तो बेचने का संभावना लगता नहीं है कि अभी ये रुकेंगे। मेरा यही मानना है कि ये एक ओवर वैल्यूड करेंसी को बेच, क्योंकि अगर आप इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज को कंपेयर करें तो इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, और यहाँ पर हम करेंसी को हमेशा डिफेंड करते रहे हैं। तो हमारी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जो REER हम बोलते हैं, वो इंडियन INR जो है काफी ओवर वैल्यूड है। तो जब तक रुपया और 3-4% डिप्रिसिएशन नहीं होता, मुझे नहीं लगता इनकी बिकवाली बंद होगी। और इसी कारण मुझे यही लगता है कि रुपी डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा थीम होगा कमिंग इनटू द न्यू ईयर। और जैसे जैसे रुपी डिप्रिशिएट होता जाएगा, मेरे हिसाब से इनकी बिकवाली कम होती जाएगी। और अगर 87-88 के लेवल्स में हो जाए तो इनकी बिकवाली बंद होकर खरीदारी शुरू हो जाए। मेरा ऐसा मानना है। चक्कर में डाल तो सोचते थे रुपया मजबूत हो रहा हो, अब ऐसा लग रहा है रुपया कमजोर होकर एक बार हो जाए 87-88 तो झंझट छूटे, कम से कम ये बेचना तो बंद करें। अब तो कशमकश है, किसकी प्रार्थना करें कि ये हो जाए वो हो जाए। चलिए, लेकिन बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने दिया करेंसी के लिहाज से कि क्यों एफआईएस की बिकवाली हो रही है, कब रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, समय दिया आपने और विस्तार से 2025 का आउटलुक हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। जल्द आपसे मुलाकात होगी नए साल में। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी।